जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने अपेक्स इंग्लिश क्लासेज में। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग पीछे की क्लास में देखें कि क्लास 12th में जो है हिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर में उसमें जो है कैसे जो है लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, आज हम देखेंगे कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है कैसे आपसे पूछे जाएंगे, उसको देखेंगे आज। और उसके आंसर भी देखेंगे कि कैसे प्रश्न पूछा जाता है और कैसे हम उसका आंसर देंगे। चलिए, तो देखेंगे कि कैसे उसका प्रश्न उस प्रश्न को हम आंसर देंगे। तो इससे पहले जो है आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं कि आज जो है आपका जो है एग्जाम में मार्क्स जो है अच्छा आए, या फिर आप चाहते हैं कि बेहतरीन तरीके से आपकी पढ़ाई हो सके, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको जो है अपेक्स इंग्लिश क्लासेस का जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल कर लीजिए। और उस पर जो है आपको फ्री पीडीएफ अवेलेबल है, फ्री टेस्ट भी आप जाकर दे सकते हैं। और यूट्यूब पे इसका जो है प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, या फिर एप्लीकेशन पे भी जा सकते हैं। यूट्यूब पे दोनों पे अवेलेबल है। आप वहाँ से प्लेलिस्ट पे जो है पीछे की जो चैप्टर है, जो एक्सप्लानेशन हम कराए हैं, एक्सप्लानेशन देख लीजिए। और इसकी जो है 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन यानी शॉर्ट आंसर जो क्वेश्चन है उसको भी आप देख सकते हैं। और आज देखने वाले हम क्या, तो लॉन्ग आंसर जो है लॉन्ग क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इतना अगर आप कर लेते हैं, जो आपको दिया जाए उतना अगर आप कर लेते हैं, तो इससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछ सकता। इतना मानिए कि इतना यकीन कीजिए कि हम जो बता रहे हैं उतना अगर आप कर लिए तो उससे ज़्यादा जो है एग्जामिनर नहीं पूछ सकता। बिहार बोर्ड है, कितना दिमाग लगाएगा? ज़्यादा दिमाग लगाना वो सब चाहता भी नहीं है। सिंपल सी बात है। बिहार बोर्ड है, इसमें ज़्यादा उस सब दिमाग किसमें लगाता है? तो नंबर को काटने में, क्वेश्चन सेट करने में ज़्यादा दिमाग उस सब नहीं लगाता है। ज़्यादा देखिए कितना बार रिपीट किया गया है। अब बताओ, रिपीट कितना बार किया गया है? देखिए, पहले क्वेश्चन है, रिपीट कितना बार किया गया है? 11 बार, 13, 16, 17, 18 लगातार। अब बताओ, क्या एग्जामिनर लग रहा है कि आपको कि मन से क्वेश्चन सेट करता है? ना मिला उठा के पिछलके वाला उठा के रख दिया, नहीं मिल रहा पिछलके वाला उठा के रख दिया। वो जो है मन से नहीं सेट करता है। ज़्यादा उस जो है इसमें टेंशन लेना ही नहीं चाहता, इसलिए क्या करता है, क्वेश्चन बार बार रिपीट करता रहता है। इसलिए हम क्या करेंगे, ज़्यादातर उन क्वेश्चन पे फोकस करेंगे जो बार बार पूछे जा रहे हैं। इससे क्या होगा कि आगे जो है पूछने की संभावना है उससे। जैसे देखिए कितने बार पूछा गया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बार पूछा गया। चलिए, तो आप देखते हैं प्रश्न पे। प्रश्न क्या है? प्रश्न जो है बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता की नगरी नगर योजना प्रणाली की विवेचना करें, या फिर हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना करें। क्या बोल रहा है? ये जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी नगर योजना, नगर नियोजन जो है कैसे नगरीकरण किया गया, उसके बारे में बताना है। सिंपल सा, इसे घुमा कर पूछा गया है। तो आप देखिए ना कितना पूछता कैसे है, कितना घुमाएगा, कितना जितना रहेगा उसके पास खोपड़ी भेजा उतने ना घुमाएगा। देखो, सेम इससे लग रहा है कि कुछ घुमाया है इसमें। इसमें बोल रहा है नगर नियोजन की प्रणाली की विवेचना करे। तो यानी उस नगर नियोजन प्रणाली की विवेचना करे, यानी उसको जो आप जितना हो सके उसको प्रसारित कीजिए, आप जितना जानते हैं उतना बताइए। या फिर क्या कर रहा है, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना करे। तो यानी उसकी विस्तार की विवेचना करे या फिर उसकी जो नगर नियोजन की विवेचना करे, दोनों क्या है, सेम है। यानी सिंपल सा उसका है जो है, आप जितना जानते हैं उसके बारे में, नगर के बारे में, वो आप बता दीजिए। यही पूछ रहा है। और पूछा कब कब गया है देखिए। तो यानी ज्यादातर क्या करता है, रिपीट करता है। तो आइए आंसर को देखते हैं। तो पहले यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा जा रहा है नगर योजना के बारे में। किसके बारे में पूछा जा रहा है? तो हमसे पूछा जा रहा है नगर योजना के बारे में। तो ये जो नगर योजना है, तो हम पहले बताएंगे कि नगर योजना है क्या हड़प्पा सभ्यता में। तो ये जो नगर योजना है, हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली अत्यंत व्यवस्थित और आधुनिक थी। यानी बहुत ही अच्छी तरह से व्यवस्थित की गई थी, और ऐसा माना जाता है कि एक आधुनिक तरह के, जैसे आज आप सड़क देखते हैं व्यवस्थित, आज जो आप जो नगर में नाले देखते हैं, ये जो सभाएं देखते हैं, सभी जो अभी मिलता है, ये पहले भी मिलती थी हड़प्पा सभ्यता के टाइम में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में मिलती थी। लेकिन ये जो है क्या, उसे इसलिए आधुनिक कहा गया क्योंकि अभी की जो सिस्टम है उससे मिलती जुलती है, इसलिए आधुनिक भी कहा गया।
तो क्या थे, एक अत्यंत व्यवस्थित और आधुनिक थी, जिसमें ग्रिड पैटर्न पर आधारित सड़कें, जल निकास प्रणाली और एक रूपता था। यानी ये जो है सड़क कैसी थी, ग्रिड पर, ये जो है ग्रिड पैटर्न यानी 90 डिग्री पे जो है घूमेगा। कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। और 90 डिग्री पे क्यों घूमेगा, बता दिए, आपको बता दिए है कि हम ये जो 90 डिग्री पे घूमेगा क्यों, क्योंकि हवा आएगा तो इसके जो कचरे है डायरेक्ट बाहर निकाल देगा हवा, लोगों को साफ करना ना पड़े, हवा जो है हवे साफ कर दे रास्ते को, इसलिए 90 डिग्री पे बनाया जाता था। जिस पद्धति को क्या कहा गया, तो ग्रिड पैटर्न, ग्रिड सिस्टम कहा गया। ये जो है नाले जो है इस पर भी आधारित थी। शहर को दो हिस्सों में विभाजित किया गया था। शहर को कितने हिस्सों में विभाजित किया गया था, दो हिस्सों में, एक छोटा और एक बड़ा। छोटा वाला जो है ऊंचाई पे था और बड़ा वाला जो है नीचे एरिया में था। तो जो छोटा है उसके ऑब्वियसली जो है, अगर किसी समाज में जो लोगों की संख्या, जिन लोगों की कम संख्या रहती है, उसे क्या एक विशेष सुविधा दी जाती है, विशेष महत्व दिया जाता है अल्पसंख्यकों को। और जो ज्यादा है उसे क्या धरती के बोझ समझता है, इसलिए उसको जो है ज्यादा सुविधाएं नहीं मिलता है। इसलिए यहाँ पे भी दो सिस्टम था, एक छोटा और एक बड़ा लोगों की संख्या थी। तो जहाँ पे छोट था उसे क्या कहा गया, उसे दुर्ग कहा गया, दुर्ग। और ये जो है ऊंचाई पे थी और इसको ज्यादा सुविधाएं मिलती थी। और जो नीचे था उसको क्या कहा गया, उसे साधारण सिर्फ नगर कहा गया, नगर, नगर। और ये जो है निचले इलाके थे, कौन से इलाके थे, तो ये निचले इलाके थे। और इसे क्या किया गया, तो इसे कहा गया दुर्ग, दुर्ग कहा गया। छोटे वाले के जो ऊपर था, जो पश्चिम साइड में था, पश्चिम साइड में था। और ये जो बड़ा वाला है वो पूरब साइड में था। और ये बड़ा वाला है तो उसे क्या सिर्फ नगर कहा गया, और छोटे वाले को नगर दुर्ग कहा गया। चलिए अब आगे देखते हैं। तो हम बता दिए कि ये जो है नगरीकरण जो है, हड़प्पा नगर की व्यवस्था कैसी थी। अब उसकी जो विवेचना करना है, तो विवेचना करना है नगर का, तो उसके बारे में बताना पड़ेगा हमें कि वहाँ की सड़क व्यवस्था कैसी थी, वहाँ की जो जल निकास प्रणाली है वो कैसी थी। इस सभी के बारे में जो है हमें बताना पड़ेगा। वहाँ जो स्नानागार मिले हैं उसकी विशेषता, वहाँ जो अन्नागार मिला है सब कुछ। और ईंटें, खासकर जो है वहाँ पे क्या पक्की ईंट और कच्ची ईंट दोनों का उपयोग किया जाता था। पक्की ईंट का उपयोग किया जाता था बड़े बड़े इमारतों बनाने में, ये स्नानागार ये सब बनाने में, और कच्ची ईंटों का जो उपयोग किया जाता था छोटे मोटे कुटिया घर उर बनाने में, तो दोनों का उपयोग किया जाता था। इसलिए उसके बारे में भी हमें चर्चा करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसके बारे में विस्तार से पूछा जा रहा है, तो हमें विस्तार से भी बताना पड़ेगा, तभी जो है आपको मार्क्स मिलेगा। नहीं तो उम्मीद छोड़ दीजिए कि हमें कुछ मार्क्स मिलने वाला। तो पहले क्या, सड़क व्यवस्था। सड़क व्यवस्था कैसी है, तो हड़प्पा सभ्यता में सड़क व्यवस्था ग्रिड पैटर्न, यानी ग्रिड पैटर्न यानी डायरेक्ट जो है 90 डिग्री परपेंडिकुलर, समकोण, जो भी कहिए, तो ये क्या है, ग्रिड पैटर्न पर आधारित थी, ग्रिड पैटर्न पर आधारित थी। उसके बाद जो है जिसमें सड़क उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यानी सड़क जो है इस प्रकार से थी, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम जो है एक दूसरे को काट रही है। ये रहा उत्तर दक्षिण, ये रहा आपका क्या, ये रहा पश्चिम, और ये रहा पूरब। तो यानी ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या काट रहा है, तो यानी दोनों जो है एक दूसरे को काटती थी 90 डिग्री पे। अब बताइए ये काट रहा है, तो यहाँ पे अगर हम देखें कितना डिग्री का कोण बन रहा है, तो 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। तो इसलिए जो है इस पैटर्न को क्या कहा गया, ग्रिड पैटर्न, ग्रिड पद्धति, या फिर ग्रिड सिस्टम जो कहिए। इसलिए जो है क्या है, यहाँ पे जो है इस शहर को जो है कई आयताकार खंडों में विभाजित हो गए थे। यानी इससे जो है शहर क्या हो गया था, अगर आप रास्तों को बांटिएगा काटिएगा तो इससे शहर क्या होगा, शहर भी बंटेगा, कि ये जो है शहर अलग है। तो इस प्रकार से जो शहर क्या हो गया था, बट गया था, एक दुर्ग में और एक क्या था, और एक था जो नगर में, इस प्रकार से बट गया था। तो नगर क्या था, कई जो है आयताकार खंडों में विभाजित हो गए थे। घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की बजाय गलियों में खुलते थे। घरों के जो दरवाजे थे पहले क्या करते थे, पहले एक घर बन गया, देखो अब घर बनाना पड़ेगा। चलिए, ज्यादा ड्राइंग नहीं आता है इसलिए सिंपल सा समझो। एक घर बन गया
और ये जो है इसके चारों तरफ इसका जो गेट है पहले कहाँ पे, पहले एक गली में निकलेगा, उसके बाद इस गली का जो गेट है वो एक मेन रोड से निकलेगा। वो क्या निकलेगा, तो वो निकलेगा एक मेन रोड से। चलिए, ये निकला एक मेन रोड से, तो यानी ये जो है गली है, पहले घर का दरवाजा किससे खुलेगा, गली से, और गली जो है, ये जो गली है गली का दरवाजा किससे खुलेगा, ये जो गली का दरवाजा है वो मेन रोड से जुड़ेगा। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, देखो फिर गलती हो रहा है। अब हुआ थोड़ा सही। तो ये हो गया दरवाजा, और ये दरवाजा खुलेगा कहाँ पे, ये दरवाजा खुलेगा एक गली में, गली हो गया, और ये गली जो है खुलेगा एक मेन हॉल से, मेन रोड से, हो गया मेन रोड। तो इस प्रकार से जो है ये इस प्रकार से बनी हुई थी, और इसके देखिए, और यहाँ पे देखिए घुमा हुआ कितने, तो 90 डिग्री पे घुमा हुआ। तो इस प्रकार से जो थी वहाँ पे व्यवस्था किया गया था। तो कैसा था, तो पहले जो है घर के जो दरवाजे थे किस पे खुलती थी, पहले जो है सड़क की बजाय गलियों में, फिर गली जो है सड़क से मिलती थी। सड़कों पर कचरा पात्र भी थे जो प्रभावी नगर पालिका प्रबंधन का संकेत थे। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, इससे ऑब्जेक्टिव भी बनेगा कि वहाँ पे जो है प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, तो नगर पालिका जैसी, कैसी थी, तो नगर पालिका जैसी प्रबंधन था, उस प्रशासनिक प्रबंधन। और वहाँ पे क्या है, तो सड़क पर जो है, सड़क के आगे जो है कूड़ेदान होते थे, कचरे पात्र, जहाँ पे अपशिष्ट रखे जाते थे, कचरे वगैरह रखे जाते थे, जो क्या बताता था, जो ये बताता था कि वहाँ की जो है नगर पालिका प्रबंधन एक अच्छी है, वहाँ पे नगर पालिका प्रबंधन क्या है, अच्छी है, वही बताता था कि वहाँ पे क्या है, कचरों को भी उठाया जाता है, सभी जो है एकदम सिस्टम से सजाया जाता था, सब कुछ एकदम सिस्टम से बनाया गया था। और सिस्टम कौन सा था, तो सिस्टम था ग्रिड पैटर्न। तो सड़क के बारे में तो अब जान लिए, अब जानते हैं जल निकास प्रणाली। जल निकास प्रणाली, हड़प्पा सभ्यता में एक उन्नत जल निकास प्रणाली थी, यानी एक अच्छी तरह से व्यवस्थित जल निकास प्रणाली थी, जो आधुनिक नगर योजना के समान समान थी, यानी जो आधुनिक जो नगर है, अभी की जो नगर है उसी की योजना के समान है। जैसे अभी आप सड़कों के दोनों तरफ जो है नाले देखते हैं, उसी प्रकार से उसी समय जो है क्या था, नाले थे। जैसे अभी देखते हैं कि जगह जगह पे जो है मेन हॉल छोड़ा जाता है ताकि नाले से जो है अपशिष्ट निकाल सके, उसी प्रकार से उस समय भी छोड़ा जाता था जगह जगह पे एक निश्चित अंतराल पे, ताकि वहां पे क्या हो सके, नाले के अंदर से जो है अपशिष्ट पदार्थ उसको निकाल सके, ताकि नाले से जो पानी को जाने में रुकावट ना हो। यानी पूरी जो है आधुनिक जो है यानी आधुनिक जो है योजना उससे मिलती जुलती थी। घरों से गंदे पानी निकलने के लिए नालियों का एक विस्तृत नेटवर्क बनाया गया था, एक विस्तृत नेटवर्क यानी जाल की तरह नालियों को और सड़कों को फैलाया गया था, जिसे जिसे जो है पक्की ईंटों से बनाया गया था। और नाले को किससे बनाया गया था, पक्की ईंटों से, ताकि जो है उससे पानी का रिसाव ना हो। क्या हो, जो सड़कों के नाले से जुड़ा था। घरों से गंदे पानी को निकालने के लिए भूमिगत नालियों का जाल बिछाया गया था। यानी ये जो है पहले क्या था, तो पहले घर से एक छोटा नाला निकला, और नाला जो है गली में मिलेगा, और गली का जो नाला है वो मेन रोड से मिलेगा, मेन रोड से मिलेगा। इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया था, एक जाल की तरह बिछाया गया था। जो सड़कों के नाले से जुड़ी थी, नालियों को पक्की ईंट से बनाया गया था, जिससे पानी का रिसाव नहीं होता था। नालियों को नियमित रूप से साफ करने के लिए मेन हॉल बनाए गए थे। यानी नालियों को साफ करने के लिए क्या किया गया था, एक निश्चित अंतराल पे मेन हॉल बनाया गया था। अब आते हैं अन्नागार पे। तो बताइए पहले अन्नागार मिला कहाँ पे, आपको कमेंट में आंसर देना है, अन्नागार मिला कहाँ था। हड़प्पा सभ्यता में अन्नागार अनाज भंडारण के लिए बनाए गए थे। किस लिए बनाए गए थे, अनाज भंडारण के लिए, अनाजों को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था हड़प्पा सभ्यता में। क्यों, क्योंकि ताकि जो है अनाज को लंबी समय तक उसमें अच्छी तरह से रखा जा सके, ताकि अगर आपदा के समय भी
विपत्ति के समय जो इसका उपयोग किया जा सके। अगर कभी संकट का समय है, अनाज नहीं है, तो उस समय क्या उसी जो है संग्रहित जो अनाज है उसका उपयोग किया जा सके, इसलिए एक व्यवस्था किया गया था। जरूरी नहीं है इसका उपयोग सिर्फ अनाज रखने के लिए किया जाता था, अनाज रखने के लिए भी किया जाता था, और वहाँ पे जो है सभाएं भी, लोगों की जो सभा है वो भी वहाँ पे बैठाया जाता था, इसलिए जो है दोनों तरह का इसका उपयोग होता था। जो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते थे, जो क्या सुनिश्चित करते थे कि वो जो है अनाज सुरक्षित रह सके, ये स्पष्ट हो जाता था। अनाजों का आकार, अन्नागारों का आकार और संरचना दर्शाती है कि वे केवल भंडारण के लिए नहीं बल्कि प्रशासनिक और सामाजिक गतिविधियों के लिए भी महत्वपूर्ण थे। यानी अन्नागार जो है उसका आकार इतनी बड़ा है कि उससे स्पष्ट हो जाता है कि उसका उपयोग जो है सिर्फ अनाज रखने के लिए नहीं बल्कि और उद्देश्यों के लिए भी किया जाता था, जैसे प्रशासनिक प्रबंधन के लिए, जैसे लोगों की सभाओं को एकत्रित करने के लिए, किसी भी मुद्दे पे अगर बहस छिड़ गई है तो लोग पंचायती बैठाते थे, जैसे अभी ना बैठता है, इससे ही लोग सभा बैठाते थे, तो उसी के उसके लिए भी उपयोग किया जाता था। यानी उससे सिर्फ अनाज के लिए ही उपयोग नहीं किया जाता। हाँ, ज़्यादातर जो है उपयोग अनाज रखने के लिए किया जाता था, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ अनाज रखने के लिए। विशाल अन्नागार जो 133 फीट लंबा और चौड़ा है, राजकीय अन्न भंडार माना जाता था। एक इसे क्या माना जाता था, इसे माना जाता था कि ये राजकीय अन्न भंडार है, यानी पूरे जो समाज है उसके जो अन्न है सब इसी में ये संग्रहित रहेगा और इसी में सुरक्षित रखा जाएगा, ये लोगों का मानना था। देखो, उस समय पूरा अनाज दे रहा है, अभी एक मुट्ठी चावल न देगा कोनो, रखने के लिए कहेगा कि हम रखने के लिए देंगे, कहीं उखा गया तब, इसलिए उस समय क्या था, लोगों में जो है मेल मेल था आपसी। हड़प्पा सभ्यता में स्नानागार, अब हम क्या देखे, पहले हम देखे सड़क व्यवस्था कैसी थी, उसके बाद हम देखे क्या कि उसके बाद देखे हम वहाँ की जो नाली व्यवस्था यानी जल निकास की प्रणाली जो है वो कैसी थी, उसके बाद हम देखे अन्नागार की विशेषता, अब देख रहे हैं हम स्नानागार की विशेषता। आपको याद रखने का सिंपल सा तरीका है, आप उसको पढ़िए और आंख बंद करके एक रिवाइज करते रहिए कि एक तरह से ऐसे जैसे माइंड में ऐसे रिवाइज कीजिए जैसे कि हम एक कहानी सुन रहे हैं, उस तरह से अगर याद कीजिएगा पढ़िएगा तो आपको याद रहेगा बहुत लंबे समय तक, और ऐसे रटिएगा तो फिर हो गया, एग्जाम में जब लिखने बैठिएगा तब जो है पूरा खत्म माइंड में से। तो हड़प्पा सभ्यता में स्नानागार जो मोहनजोदड़ो में स्थित है, स्नानागार कहाँ स्थित है, मोहनजोदड़ो में, एक विशाल और अच्छी तरह से बनाया हुआ था, पानी का टैंक है। एक क्या था, एक पानी का टैंक था, यानी तालाब कह सकते हैं हम उसे, एक जो संभवतः अनुष्ठान स्नान के लिए उपयोग किया जाता था। यानी उसका उपयोग किस लिए किया जाता था, ज्यादातर है उसका उपयोग जो है अनुष्ठान के लिए किया जाता था, पूजा पाठ के लिए उसका उपयोग ज्यादातर किया जाता था। क्या, पूजा पाठ के लिए उपयोग किया जाता था, और इसके चारों तरफ जो है, अगर आप ऐड कर सकते हो, उसके चारों तरफ कमरे बनाए गए थे, उसके बगल में एक कुआं था जिससे जो है साफ पानी जो है उस तालाब में रखे जाते थे, और उस तालाब के जो है गंदे पानी को, मैले पानी को निकालने के लिए एक नाले की व्यवस्था की गई थी। चलिए देखते आगे, क्या था, मोहनजोदड़ो के निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल माना जाता था। ये क्या, तो ये मोहनजोदड़ो के जो निवासी है, वहाँ के जो लोग थे, उसके लिए एक महत्वपूर्ण स्थल माना जाता था। विशाल स्नान विशाल स्नानागार लगभग, इसकी लंबाई चौड़ाई आप नहीं याद रखिए, क्यों, क्योंकि ज़्यादा जो है अक्षरों को नहीं याद रखिए। क्या, 11.88 फीट, यानी 11.88 फीट जो है, उसके बाद जो है 7 मीटर चौड़ा है, और 2.43 मीटर जो है गहरा था। तो उसको आप नहीं याद रखिए, चलेगा, सिर्फ आप एक कहानी की तरह उसको याद रखिए कि वो था कैसे, उसके बारे में जो है आप एक सिस्टम की तरह याद रखिए कि पहले जो है वो क्या था। तो उसके पहले एक तालाब है, उस तालाब के एक चारों तरफ कक्ष बने हुए हैं, जिसका उपयोग किस लिए किया जाता था, तो रूम यानी कपड़े चेंज करने के लिए, और उसमें जो है मैले पानी को निकालने के लिए एक नाले बनाए गए थे, और उसमें साफ पानी रखने के लिए एक बगल में एक कुआं बनाया गया था, सिंपल सा। और उसमें उतरने के लिए दोनों तरफ से, उत्तर दक्षिण में दोनों तरफ से क्या था, सीढ़ी बनाई गई थी, सिंपल सा, इतना याद रख लीजिए, हो गया। इसमें उतरने के लिए उत्तर दक्षिण में सीढ़ियां बनाई गई थी, यहाँ एक कुएं पानी से
लेता था जो बगल के कमरे में से एक स्थित, यानी बगल के कमरे में से एक में स्थित था। बगल में जो कमरे थे चारों तरफ से, उस एक कमरे में जो क्या था, कुआं था, उस कुएं से पानी जो है तालाब में रखा जाता था। तालाब यानी स्नानागार। पानी की निकासी के लिए एक बड़ी नाली थी। स्नानागार के चारों तरफ कमरे थे। सिंपल सा, स्नानागार के चारों तरफ एक कमरे कमरे थे और उसमें जो है पानी निकालने के लिए एक क्या था, एक नाली का उपयोग किया गया था, नाले का उपयोग किया गया था। अब देखते हैं हम ईंटों के बारे में। क्यों? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में आज से लगभग 6000 साल पहले, 6000 ईस्वी पूर्व, साल नहीं बोल सकते, 6000 ईस्वी पूर्व जो है क्या था, अब बताइए। 6000 ईस्वी पूर्व जो है क्या था, ईंटों का उपयोग हुआ करता था। ईंटा, ये जो ईंट है उसका उपयोग हुआ करता था। अब बताइए, क्या नहीं लग रहा है कितना जो है वो सब मॉडर्न थे? उस समय लोग क्या अंधकार के युग में जा रहे थे और ये सब एक जो है नगरीकरण स्थापित कर रहे थे, एक जो है नई जो है क्या नगर योजना बना रहे थे। हड़प्पा सभ्यता में पक्की ईंट का इस्तेमाल किया जाता था। पक्की ईंट, पक्की और कच्ची दोनों ईंट का उपयोग किया जाता था। पक्की ईंट का उपयोग जो है आग में पका कर किया जाता था और कच्ची ईंट को धूप में सुखाकर उसका उपयोग किया जाता था। ऐसे याद रखिए। जिनका एक विशिष्ट आकार था और उसका जो है एक आकार और एक अनुपात था, एक नियमित, यानी कि है ये निश्चित है कि अगर ये इतना चौड़ा रहेगा और इतनी जो लंबाई है उसकी एक निश्चित थी, दोनों की लंबाई चौड़ाई जो है उसकी एक निश्चित थी, नियमित थी। ईंटें या तो धूप में सुखाकर या आग में पकाकर बनाई जाती थी। कैसे बनाया जाता था? तो या तो धूप में सुखा लो और या फिर आग में उसको पका लो। इस प्रकार से ईंटों का उपयोग घरों, सड़कों, नालियों और अन्य संरचनाओं में के निर्माण में किया जाता था। यानी घर बनाने के लिए भी, घर बनाने के लिए ज्यादातर जो है कच्चे ईंटों का उपयोग किया जाता था जो धूप में सूखे हुए थे, और सड़कों बनाने के लिए, नालियों बनाने के लिए और अन्य जो है संरचनाओं के निर्माण करने के लिए किया जाता था ईंटों का उपयोग। कालीबंगा में मिट्टी की जो है क्या मिली, तो मिट्टी की ईंटों का उपयोग किया गया था, इसके साक्ष्य मिले हैं। जबकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पक्की ईंटों का उपयोग किया जाता था। देखिए, कालीबंगा में जो है मिट्टी का उपयोग किया जाता था, कच्ची मिट्टी का, और ये जो है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पक्की मिट्टी का उपयोग किया जाता था। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों केंद्र थे ये प्रशासनिक केंद्र माना जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पा सभ्यता का प्रशासनिक केंद्र माना जाता है, इसलिए जहाँ पे प्रशासन है वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो है अच्छा दिखना चाहिए। जहाँ पे प्रशासन है वहाँ पे जो है, वहाँ की जो है शहर है वो अच्छा दिखना चाहिए, इसलिए कैसी व्यवस्था थी, ईंटों का उपयोग किया जाता था, पक्की ईंटों का उपयोग। और गांव में जो है जैसे कि कालीबंगा हो गया, यानी अलग जो है जिसमें जहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था नहीं, वहाँ पे क्या, वहाँ पे जो है कच्ची ईंटों का उपयोग किया जाता था। तो देख लिए इसके विस्तार के बारे में हम क्या देखें। चलिए, तो इसके विस्तार के बारे में हम देखें कि वहाँ पे जो है कैसी सड़क व्यवस्था थी, कैसी वहाँ की जो है जल निकास प्रणाली थी, और वहाँ पे जो है स्नानागार जो मिला है उसकी विशेषता के बारे में देख लिए, अन्नागार जो मिला उसकी विशेषता देख लिए, और लास्ट में हम क्या देखें, तो ईंट का उपयोग किया जाता था, उस ईंट का उपयोग किस प्रकार से किया जाता था ये भी हम देख लिए। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक एवं सामाजिक स्थिति की विवेचना करें। यानी ये जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी धार्मिक और सामाजिक जो स्थिति है उसके बारे में पूछा जा रहा है। क्या है? हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक और ये जो है सामाजिक जो स्थिति है उसके बारे में पूछा जा रहा है। सिंपल सा समझिए कि हड़प्पा सभ्यता में जो है धर्म के आधार पर लोग कैसे जो है रहते थे, धर्म को कैसे मानते थे, किस प्रकार से, और सामाजिक जीवन वो कैसे जीते थे, कैसे सामाजिक जीवन व्यतीत करते थे, यानी एक दूसरे के साथ समाज में कैसे रहते कैसे थे, ये पूछा जा रहा है। पूछा कब गया? तो 2023 में पूछा गया। चलिए, तो पहले जो है क्या है, पहले जो है धार्मिक जीवन के बारे में पूछ रहा है, तो हम धार्मिक जीवन देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुदेवीवाद थे। क्या थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है बहुदेवीवाद थे, यानी बहुत जो है अनेक देवताओं की पूजा करते थे। जैसे आप मातृ देवी की पूजा देख लीजिए, पीपल के वृक्ष का पूजा देख लीजिए, शिवलिंग का पूजा देख लीजिए, यानी बहुत तरह के जो नाग पूजा, अनेक देवताओं की पूजा करते थे। लेकिन
देवता में ज्यादातर जो है, एक जो है किस पुरुष को पूजा जाता था पुरुष देवता में, तो शिव को। इसको आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है इस प्रकार के प्रश्न, इसलिए आपको जो है इस सब फैक्ट को याद रखना है। चलिए, तो क्या थे, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे बहुदेवीवाद थे, यानी अनेक देवताओं की पूजा करते थे, अनेक देवी देवताओं की पूजा करते थे। और उनकी धार्मिक मान्यता प्रकृति पूजा पर आधारित थी, यानी जो है ज्यादातर वो ऐसे देवता की पूजा करते थे, ऐसी देवी देवताओं की जो प्रकृति से रिलेटेड थे। जैसे आप वो देखे किसे, तो सांड वो यानी वृषभ जो है, वृषभ वृषभ का पूजा करते थे। क्या वृषभ का पूजा करते थे, तो क्या प्रकृति है कि नहीं, प्रकृति से रिलेटेड वृक्ष, पीपल के वृक्ष का। मिट्टी की पूजा करते थे मातृ देवी की, क्या ये सब प्रकृति नहीं, तो यानी वो जितने भी पूजा करते थे, लेकिन ज्यादातर जो है किससे, तो प्रकृति से रिलेटेड जो है देवी देवताओं उनकी पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे, सिंपल। क्या बहुत देवीवाद तो थे, लेकिन जो है उनकी धार्मिक मान्यता किस पर थी, तो प्रकृति पूजा पर आधारित थी। मातृ देवी की पूजा व्यापक थी, मातृ देवी की पूजा जो है यानी मिट्टी की पूजा करते थे मातृ देवी की, अपने जो है मातृ देवी की पूजा करते थे। और महिलाओं को उच्च सम्मान दिया जाता था, महिलाओं को क्या दिया जाता था, तो महिलाओं की जो है स्थिति थी अच्छी थी, यानी उसे उच्च सम्मान दिया जाता था। स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ मूर्ति इंगित करता है कि लोग धरती की देवी, धरती को क्या मानते थे, देवी मानते थे, यानी स्त्री के जो है गर्भ से वृक्ष निकला हुआ, पौधा निकला हुआ, तो वह मूर्ति ये बताता है कि उस समय के जो लोग थे वो मिट्टी को यानी अपनी जो धरती है उसको माता मानते थे, माता के समान मानते हैं। जैसे हम लोग अभी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, भारत को भारत माता कहते हैं। उसी प्रकार से वो लोग भी जो है उस समय क्या है, तो मिट्टी को जो है माता मानते थे। पेड़ों, खासकर पीपल के पेड़ की पूजा की जाती थी, पेड़ों की पूजा की जाती थी, खासकर किसकी कौन से पेड़ की, तो खासकर जो है पीपल के पेड़ की। जैसे अभी आप लोग भी देखते हैं पीपल के पेड़ को जो है अभी भी पूजा होता है, तुलसी का पेड़ देख लीजिए, यानी बहुत सारे जो है पेड़ की पूजा की जाती थी, लेकिन खासकर जो है पीपल के पेड़ की पूजा की जाती थी। पशुओं की पूजा की जाती थी, लेकिन ज्यादातर जो क्या है, तो विशेष रूप से बैल और गाय की पूजा की जाती थी। इसमें भी विशेष रूप से किसका, बैल और गाय का, लेकिन इसमें भी जो है ज्यादातर किस बैल की, जिसके कुबर निकला हुआ हो, यानी जिसे सांड कहते हैं, उसकी पूजा की जाती थी। क्या, जिसकी जो है कुबर वाला बैल की विशेष पूजा की जाती थी, विशेष पूजनीय था। नाग पूजा भी करते थे लोग। पुरुष देवता संभवतः शिव की पूजा करते थे, यानी पुरुष देवताओं में किसकी पूजा करते थे, तो शिव की पूजा करते थे। कालीबंगा और लोथल, लोथल के इतने देवी देवताओं, देवी अग्नि के पूजा का साक्ष्य है, यानी ये जो है कालीबंगा और लोथल के जो है इतने जो है वो क्या है, इतने की जो वेदी, वेदी यानी बहुत लोग जानते होइएगा, बहुत लोग नहीं जानते होइएगा, क्या सब जानते होइएगा। वेदी यानी जो है, याद आ रहा है शादी ब्याह में, शादी होता है तो मरवा के बगल में एक माटी का ना रहता है, ऐसे पीढ़िया टाइप के, हाँ, तो वही जो है क्या, उसी को वेदी बोला जाता है। तो वेदी जो है माना जाता है कि वहां पर जो है देवता विराजमान है, तो यानी क्या है उसका उपयोग किया जाता था। तो वो जो है क्या, उससे पता चलता है कि वहां पे जो है अग्नि पूजा भी मिलती है। इसके बगल में जो है क्या रखा जाता था, अग्नि कुंड, अग्नि कुंड, यानी इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि अग्नि कुंड से यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे जो है देवी पूजा होती थी, यानी अग्नि पूजा होती थी। चलिए, यानी लोग क्या करते थे, तो नाग पूजा भी करते थे और साथ में जो है अग्नि पूजा भी करते थे। अगला प्रश्न है, उसी का जो है अगला है पार्ट। पहले हम क्या देखे, पहले देखे हम धार्मिक जीवन, कि लोग धार्मिक जीवन कैसे व्यतीत करते थे, धर्म को लेकर उनकी क्या मान्यता थी, वो कैसे अपने धर्म का पालन करते थे, ये देख लिए। अब देखेंगे हम कि सामाजिक जीवन कैसी थी उनकी, यानी वो जो है अपने समाज के समाज में कैसे रहते थे लोग एक दूसरे के साथ, उसके बारे में देखेंगे। चलिए, तो समाज के बारे में हम देख लिए।
समाज के बारे में देखे कहाँ अभी, अब तो देखने जा रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग एक शहरी समाज में रहते थे। यानी कि कौन से समाज में, तो एक शहरी समाज में, वो जो है व्यवस्थित था। शहर जो है एक व्यवस्थित था, उसमें जो है रहते थे लोग। और उनकी सामाजिक संरचना जटिल थी। कैसी थी उनकी सामाजिक संरचना? जटिल थी, यानी बहुत है जो जटिल, एक तरह से कठोर व्यवस्था थी। जैसे कि अगर आप देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या था, सड़क जो है अलग अलग बटे हुए थे जाल की तरह, नाली भी जो है क्या, जल निकास प्रणाली जो भी, वो भी क्या है, एक जाल की तरह बटी हुई थी। और जगह जगह पे जो है प्रत्येक जो है क्या, राहगीरों के लिए रहने के लिए क्या एक व्यवस्था किया जाता था। और लगभग 700 जो है कुएं मिले, जो कि क्या राहगीरों के लिए जो है उसके लिए उपयोग करने के लिए इसका निर्माण कराया गया था। यानी एक नगरीकरण, नगर यानी शहर में रहते थे, लेकिन कैसे, वहाँ की जो व्यवस्था थी वो एक जटिल थी। समाज में आर्थिक रूप से 4 वर्ग थे: विद्वान, योद्धा, श्रमिक और व्यापारी। कौन कौन से समाज में याद रखिएगा कौन कौन से हैं। तो समाज में आर्थिक रूप से, यानी आर्थिक यानी पैसे के रूप से, यानी जो है लोगों की जो स्थिति थी आर्थिक, उसके अनुसार जो है समाज को 4 वर्गों में बांटा गया था। ये क्या था, तो एक विद्वान और एक योद्धा और एक जो है श्रमिक और एक व्यापारी। विद्वान यानी सबसे बड़का विद्वान, उसके बाद योद्धा, उससे नीचा श्रमिक, उसके बाद जो है व्यापारी। ये जो है चार चार वर्णों में बांटा गया था, 4 वर्ग में। परिवार जो है मातृसत्तात्मक था। अभी की समाज कैसा है, अभी का समाज जो है पितृसत्तात्मक, यानी बाबूजी की संपत्ति बेटा को मिलेगा। लेकिन उस समय जो है क्या था, बाबूजी की संपत्ति ना होता था, मम्मी की संपत्ति, और मम्मी का संपत्ति किसको, बेटा को ना बेटी को मिलेगा, वो था। इसलिए क्या था, यानी ये क्या है, मातृसत्तात्मक। समाज में किसकी चलती थी, महिलाओं की। अभी जो है पुरुष चल कहता है कि हम जो है हम निर्णय लेंगे, हम निर्णय लेंगे, जो भी जो है भारी भारी निर्णय लेना है हम लेंगे। यानी उस समय नहीं था, उस समय क्या था, मातृसत्तात्मक थी जो है समाज थी। उसमें क्या था, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था किसके द्वारा, माता यानी स्त्रियों की शासन चलती थी। सिंपल सा, कि अगर संपत्ति जो है पुरुषों का था ही नहीं, पुरुष का संपत्ति था ही नहीं। क्यों? क्योंकि पितृसत्तात्मक है ये ना, मातृसत्तात्मक है। तो महिला की जो संपत्ति, उसकी माता की जो संपत्ति है वो पुत्री को जाएगा, और उसके बाद जो है उसकी पुत्री को, इस प्रकार से जाते थे। अभी क्या है, अभी जो है बाबूजी की संपत्ति बेटा को, बेटा की संपत्ति ओकरा बेटा को, इस प्रकार से चल रहा है। लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे। लोग क्या थे, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। स्त्रियां जुड़ा बांधती थी। लो, स्त्री जो है क्या, जुड़ा बांधती थी। यानी उस समय जो है स्त्रियों को जो है क्या था, मेकअप करने का जो है उसको क्या था, भूत सवारे था। यानी उस समय जो है मेकअप करती थी, जूड़ा भी बांधती थी, कंघी का भी यूज करती थी, और लिपस्टिक वगैरह का भी यूज करती थी उस समय। जो आज देख रहे हैं लिपस्टिक, वो भी चुनहुदरों से मिला है, चुनहुदरों से। यानी ये जो है महिलाएं जो है उस समय भी क्या, मेकअप करना नहीं भूली। पहले भी मेकअप करती थी, अब जो है क्या उसको बढ़ाकर और भी किया जा रहा है। लेकिन क्या उस समय भी मेकअप चलता था, यानी वो जूड़ा भी बांधती थी, लिपस्टिक वगैरह का भी यूज करती थी, सब कुछ। आईना किसका उपयोग किया करती थी, शीशा, जो शीशा, शीशा नहीं था तो इसलिए किसका उपयोग करती थी, तांबे के बर्तन का उपयोग करती थी शीशे के तौर पे, सब कुछ। यानी जो है मेकअप नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा, वो शुरू से चलते आ रहा है। देखो कितने 6000 ईस्वी पूर्व से मेकअप जो है चलते आ रहा है, और अभी जो है उसका क्या लेवल जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया। और इसमें क्या था, तो पुरुषों न है अछूता, पुरुषों भी क्या, वो भी खूब मेकअप करता था। बाल जो है इतना बड़ा बड़ा रखता था कि पहचान ही नहीं सकते पीछे से कि वो स्त्री है या पुरुष, पहचान ही नहीं सकते, इतना बड़ा बड़ा बाल जो रखता था। अभी भी क्या, अभी जो है कुछ लोग रख रहे हैं। तो उसके जो है पुरुष के लंबे बाल और दाढ़ी रखते थे पुरुष, इतना लंबा बाल रखता था कि पीछे से आप पहचान ही नहीं सकते कि वो स्त्री है या पुरुष। सामाजिक जीवन में महिलाएं घरेलू काम में लगी रहती थी, जबकि पुरुष खेती और व्यापार करते थे। महिलाएं क्या करती थी, तो महिलाएं जो है घरेलू काम करना है, और पुरुष क्या करते थे, तो पुरुष जो है बाहरी काम यानी खेतों के काम, और ये जो है व्यापार करते थे।
देखो, सत्ता मिला है यानी सत्तात्मक क्या, मातृ सत्तात्मक, लेकिन काम करने का जो है, बाहर काम करने का अधिकार, पैसे कमाने का अधिकार, ये महिलाओं को उस समय भी नहीं दिया गया और आज भी नहीं है। आज क्या, आज जो है कुछ जो है आगे बढ़ रही है, लेकिन क्या है, उस समय से चलता आ रहा है कि महिलाओं को जो है बाहर कमाने का अधिकार नहीं, उस समय से, और जो कि अभी भी चलिए रहा है गांव देहात में। लोग आभूषण, श्रृंगार, नृत्य, गाने बजाने एवं शिकार के शौकीन थे। लोग क्या थे, तो लोग जो है श्रृंगार करते थे, आभूषण पहनते थे। पुरुष भी आभूषण पहनता था, स्त्री पुरुष दोनों श्रृंगार दोनों करते थे। देखिए ना आप, क्या दोनों जो है लंबे बाल रखते थे। अब लंबा बाल है तो क्या हमेशा खुला बाल रखेगा, पुरुष लंबा बाल रखा है तो वो भी, यानी सब जो है क्या करते थे, श्रृंगार जो है स्त्री पुरुष दोनों करते थे। श्रृंगार करते थे, आभूषण पहनते थे, नृत्य करते थे, गाना बजाना और शिकार भी करते थे। क्यों, क्योंकि अनाज जो है ज्यादातर अवेलेबल नहीं था, इसलिए ज्यादातर क्या, जंगल ही जंगल था तो अनाज उपजाएगा कहाँ से, इसलिए क्या करते थे, शिकार पे भी आश्रित थे वो। मुख्य रूप से जो है खेलते थे क्या, तो पासे। अभी जो लूडो खेलते हैं, लूडो, वो पहले उन लोगों को भी पता था कि लूडो खेला कैसे जाता है। लूडो को पासा कहते हैं, तो उसे भी पता था कि पासा खेले कैसे जाते हैं, और पासा खेलते थे। प्रमुख खेल यही था। मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग पलंग एवं चारपाई से परिचित थे। लो, अभी जो पलंग का यूज कर रहे हो, पलंग, खटिया, चारपाई, सब ये सबसे परिचित उस समय लोग थे कि वो खटिया क्या होता है, चारपाई क्या होता है, पलंग क्या होता है, ये सब उसको पता था पहले से ही। और उस समय जो है उपयोग करते थे लोग। कौन करते थे, जो पैसा वाला होगा, तो पैसा वाला कौन रहते थे, जो दुर्ग यानी ऊंचे क्षेत्र में रहते थे। यानी उस समय क्या था, लोग जो है मिट्टी के बर्तन का उपयोग करते थे, पलंग और चारपाई से परिचित थे, यानी इसके बारे में भी पता था। यानी हम क्या देखें इसमें, इसमें हम देखें कि लोगों की धार्मिक जीवन कैसी थी और उसकी जो है सामाजिक जीवन कैसी थी, इसके बारे में हम देख लिए। चलिए, तो इसके तो देख लिए, अब इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है। तो अगर आप निष्कर्ष लिख देते हैं तो इससे क्या होता है, एग्जामिनर जो है वो जो है आपकी तरफ जो है आकर्षित हो जाता है, आपकी जो है कॉपी की तरफ, और क्या करता है, तो जो है मन लायक नंबर बैठा देता है। चलिए, तो क्या है निष्कर्ष में, हड़प्पा सभ्यता एक समृद्ध और विकसित सभ्यता थी जिसने धर्म और सामाजिक जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को विकसित किया। यानी हड़प्पा सभ्यता जो है ये धर्म और सामाजिक जीवन के कई पहलुओं को निश्चित किया, और एक समृद्ध जो है, समृद्ध और विकसित सभ्यता थी। इस सभ्यता के धार्मिक विश्वासों में प्रकृति पूजा, मातृ देवी पूजा और पशुओं की पूजा शामिल है। यानी ये जो इसके जो धार्मिक विश्वास है किस पे, तो प्रकृति की पूजा, मातृ देवी की पूजा और पशुओं की जो पूजा है उस पे आधारित है। उनकी सामाजिक संरचना में आर्थिक रूप से चार वर्ग थे, एक शांति प्रिय और लिंग आधारित भूमिकाएं और मनोरंजन की गतिविधियां हैं। यानी वहाँ के जो लोग थे चार भागों में बटे थे, चार वर्गों में। और लोग क्या थे, तो शांति प्रियता, लोग शांत रहना, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना उनको पसंद था। लिंग आधारित थी, लिंग आधारित क्यों थी, क्योंकि पुरुष बाहर काम करने जाता था और महिलाएं जो है घर के अंदर काम करती थी। ये जो है लिंग के आधार पर होता था, काम को बांटा गया था। भूमिकाएं और मनोरंजन की गतिविधियां भी शामिल थी, यानी लोग जो है मनोरंजन भी करते थे, जैसे नृत्य करना, गाने बजाने, और पासे भी खेलते थे। इस प्रकार से जो है सब कुछ के ज्ञान उसके पास था। चलिए, अगला प्रश्न है, ये जो हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन की विवेचना करें। क्या पूछ रहा है, ये जो हड़प्पा सभ्यता है उसके आर्थिक जीवन की विवेचना करने के लिए बोल रहा है। कीजिए आर्थिक जीवन की विवेचना। कब पूछा गया, तो पूछा गया 2022 में। पहले हम क्या देखे, तो वहाँ के हम देखे सामाजिक जीवन और धार्मिक जीवन। अब देखने जा रहे हैं हम किसमें, तो आर्थिक जीवन के बारे में। चलिए, तो आर्थिक यानी पैसा कहाँ से, लोगों को जो है इनकम कहाँ से होता था, कैसे जो है उनके जो है आजीविका चलती थी, किस प्रकार से। आर्थिक जीवन तो पहले तो है कृषि से चलता था। कृषि से, खेती करके लोग क्या करते थे, अपना जो है पेट पालते थे, भोजन करते थे, किससे, खेती के द्वारा, और शिकार भी करते थे। तो कृषि अर्थव्यवस्था का मूल आधार था। यानी अर्थव्यवस्था का जो मेन जो आधार था वो क्या था, बेस जो था क्या था, कृषि। जो कि आज भी जो है, आज भी क्या है, कृषि ही है। अनाज रखने के लिए भंडार था,
अनाज रखने के लिए भंडार था, जिसे क्या कहा गया, अन्नागार कहा गया, जिसे अन्नागार कहा गया। कपास की भी खेती होती थी, कपास, कपास यानी रुई, रुई की भी खेती होती थी, कपास की भी, जिसका उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। वो लोग क्यों करते थे इसका उपयोग, क्योंकि उस समय जो है लोग हाथों से कपड़े बुनते थे, हाथों से जो है कपड़े बुनते थे और भी कारीगरी हाथों से करते थे। अनाज पीसने के लिए चक्की एवं कूटने के लिए ओखली का उपयोग करते थे। अनाज को पीसने के लिए चक्की और जो है ओखली का उपयोग करते थे कूटने के लिए। मेसोपोटामिया में कपास यहीं से जाती थी। ये जो मेसोपोटामिया है, वहाँ पे कपास कहाँ से जाता था, तो हड़प्पा से ही जाता था, यहीं से जाती थी। लोथल व रंगपुर से धान की भूसी के साक्ष्य मिले, लेकिन धान की खेती के स्पष्ट प्रमाण हुलास से मिला। यानी ये जो लोथल है और ये जो रंगपुर है, ये जो रंगपुर है, यहाँ से धान की भूसी, उसकी जो भूसा होता है वो मिला, लेकिन स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिला कि रंगपुर और ये जो है लोथल, वहाँ पे धान की खेती होती थी। इसका कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिला, लेकिन ये जरूर मिला कि वहाँ पे जो है धान की भूसी थी। तो ये भी हो सकता है कि धान की भूसे लोग दूसरे जगह से लाकर वहाँ रख सकते हैं क्या। अगर धान का भूसा है तो जरूरी नहीं कि यहाँ पे खेती हो, धान की खेती हो, क्या दूसरी जगह से भी भूसा लाया जा सकता है। तो लेकिन क्या था, लेकिन ये जो धान की स्पष्ट प्रमाण कहाँ से मिला, तो हुलास से मिला, हुलास से मिला धान का स्पष्ट प्रमाण। आगे जो है लोथल व रंगपुर में बाजरे की खेती के साक्ष्य मिले। बाजरे जो है मक्का की तरह है, मोटे अनाज है, उसका जो है रूट, इसके भी जो है क्या साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा में मटर एवं तिल के साक्ष्य मिले। ये जो मटर और ये जो तिल है, उसका भी उपयोग, उसकी भी खेती हो रहा करती थी। इसके साक्ष्य कहाँ मिले, हड़प्पा में मिले। चलिए अब देखते हैं तो आर्थिक जो है क्या था, और उनका जो अर्थव्यवस्था था किस पे आधारित था। अर्थव्यवस्था उनका था किस पे, तो कृषि पे आधारित, पशुपालन पे आधारित, और छोटे मोटे जो है शिल्प उद्योग थे, व्यापार थे छोटे मोटे, उस पे आधारित थी। जीविका कैसे चलती थी, किस प्रकार से चलती थी, वही पशुपालन पे देखते हैं। तो गाय, बैल, भेड़, सुअर, हाथी, कुत्ता, कुत्ता को किस लिए किया जाता था उपयोग, शिकार करने के लिए। जो है कुत्ता की जो है सूंघने की जो क्षमता है वो अधिक होती है, कई गुना अधिक होती है, इसलिए उसका उपयोग किस लिए किया जाता था, शिकार करने के लिए, ताकि जो है शिकार को ढूंढ सके कुत्ता, और कुत्ता जाए तो उसके पीछे पीछे जो है ये लोग भी जाए, इसलिए उपयोग किया करता था। गधा का भी, गधा का उपयोग क्यों करेगा, जैसे आप लोग हो, आप लोग का उपयोग क्यों करता है लोग, काम निकाल लिया फिर आपको पहचानता भी नहीं है, इसी प्रकार से गधा का उपयोग किया जाता था सामानों को यहाँ से वहाँ ढोने के लिए। अभी भी होता, ऊंट का उपयोग करते थे, बिल्ली का उपयोग करते थे, बंदर, ये सभी को जो है पालते थे, खरगोश को भी पालते थे। अब शिल्प उद्योग को देख लेते। शिल्प यानी छोटे मोटे जो है हाथ, हस्तकला, हाथों से जो है छोटे मोटे कारीगरी की जाती थी, उसके बारे में देखते हैं। छोटे मोटे उद्योग थे, हाथ से किए जाते थे। चुन्होदरों में हार में पिरोने वाले दाने का कारखाना, यानी जो चुन्होदरो है वहां पे क्या मिला, हार में पिरोने वाले जो मोती होते हैं, ये जो नाग होते हैं, नाग, देखिए हार जो है, हार कैसा होता है, आज भी हार बनाना पड़ रहा है। चलिए, बन गया हार। क्या कारीगरी सही है, सही है। तो ये क्या है, हार है। तो इसमें जो नाग होते हैं, नाग, इस प्रकार से जो नाग होते हैं, इसका उपयोग किस लिए, इसे इसमें पिरोने के लिए जो है, इस पिरोने के लिए जो मशीन का उपयोग किया जाता था वो कहाँ पे मिला, तो इस पिरोने वाले जो कारखाना है कहाँ पे मिला, चुन्होदरों में मिला। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते थे, कुम्हार जो क्या बनाते थे, मिट्टी के बर्तन कुम्हार बनाते थे, इसका भी साक्ष्य मिला। कपड़ा सुई से बनाया जाता था, बोले आपको कपास की खेती हुआ करती थी, और उस कपास की जो है रुई का उपयोग किया जाता था कपड़े बनाने में, हाथों के द्वारा, सुई के द्वारा। चांदी के आभूषण बनते थे, चांदी के आभूषण बनते थे। शंख, सीप, हाथी के दांत का उपयोग जो है उपकरण बनाने में, यानी मालाओं को बनाने में, तरह तरह के जो है उपकरण बनाने में जो है किसका उपयोग किया जाता था, तो सीप, सीप से, समुद्र में जो सीप होता है
उससे क्या, उससे जो है मोती निकालकर उसका उपयोग किया जाता था, शंख का उपयोग किया जाता था, शंख का उपयोग किया जाता था, हाथी के जो दांत है उसका भी उपयोग किया जाता था माला को बनाने में, और भी कई चीजों को, जैसे तराजू बना, हाथी के दांत के तराजू भी बनाया जाता था उस समय। इस सब का उपयोग मिला। धातु के चादर, बर्तन, अस्त्र शस्त्र, ये जो कढ़ाई है आदि मिले। यानी ये सभी क्या है, धातु के जो है, धातु का भी ज्ञान था उनको, लेकिन किसका, धातु में सिर्फ लोहे का ज्ञान नहीं था उनको। चलिए अब देखते हैं व्यापार, वो लोग व्यापार कैसे करते थे। पहले हम क्या देखें, पहले देखिए कि उनका जो है आर्थिक जीवन जो है उसमें पहले कृषि के बारे में देखें, उसके बाद पशुपालन के बारे में, उसके बाद जो शिल्प उद्योग है, छोटे छोटे जो हस्तकलाएं है उसके बारे में देखिए। अब देखने जा रहे हैं व्यापार, यानी वो लोग जो है व्यापार कैसे करते, कैसे थे व्यापार, कैसे पैसा कमाते थे। पैसा न कमाते थे, वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, इसलिए वस्तु से वस्तु लेन देन करते थे। चलिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार के माध्यम से भी अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते थे, व्यापार के माध्यम से भी अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते थे। अन्य सभ्यताओं के साथ व्यापार करने के लिए वे विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। यानी अन्य सभ्यताएं जो थी उस समय, कितनी सभ्यताएं अस्तित्व में आई थी, 4 सभ्यताएं। हड़प्पा सभ्यता के साथ जो है 3 सभ्यता और थी जो अस्तित्व में आई थी उसके समकालीन। तो यानी और भी जो सभ्यता थी उसके साथ ये व्यापार का संबंध, व्यापारिक संबंध बनाए थे। जैसे आप पीछे हम देखें कि कपास जो है यहीं से, हड़प्पा से ही जो है मेसोपोटामिया जाती थी कपास। जैसे कि धातु, रत्न, कपड़े और खाद्य पदार्थ जो है ये और भी देश, और भी जो अनेक सभ्यताओं की ओर जो है, 3 सभ्यता उसकी ओर जो है यहीं से जाती थी, यहीं से जो व्यापार हुआ करता था। जैसे अगर इसका एक साक्ष्य देखें तो लोथल देख सकते हैं। क्या, लोथल किस लिए, इसका उपयोग व्यापारिक केंद्र के रूप में किया जाता था, बाह्य बाह्य व्यापारी के लिए, समुद्री व्यापार के लिए। इसका निष्कर्ष, इसका जो निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष क्या है, हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन कृषि, कृषि पर आधारित था, पशुपालन पे, व्यापार और शिल्प पर आधारित था। किस पे, तो कृषि पे, व्यापार पे, शिल्प पर, इस पे आधारित थे, पशुपालन पर आधारित थे। इन सभी क्षेत्रों में हड़प्पा सभ्यता ने काफी उन्नति और एक विकसित अर्थव्यवस्था का निर्माण किया। यानी इस सभी क्षेत्रों में जो है क्या किया, हड़प्पा सभ्यता ने एक विकसित और एक जो है उन्नति का क्षेत्र जो है निर्माण किया, उन्नत अर्थव्यवस्था का निर्माण किया। अगला प्रश्न है कि ये जो हड़प्पा सभ्यता के पतन के जो, यानी हड़प्पा सभ्यता जो है उसके पतन के, डिस्ट्रॉय का उसका मेन जो रीजन क्या है, उसका मेन कारण क्या है, उसका मेन कारण क्या है। चलिए, उसका मेन कारण क्या है पूछ रहा है। इसका मेन कारण है कि यहाँ पे जो है कई लोगों का, देखिए इसमें जो है पहले ही हम आपको बताए कि इसका जो है लिपि क्या है, स्पष्ट नहीं है, इसका लिपि जो है अभी पढ़ा नहीं गया है। इस कारण क्या है, इस कारण जो है ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ, और इस सभ्यता का जो है प्रारंभ, ये सभ्यता कैसे हुई, कैसे थी, और इसका अंत कैसे हुआ ये भी नहीं स्पष्ट है। लेकिन क्या है कि कुछ लोगों का अनुमान लगाया जा रहा है, कुछ लोगों के द्वारा, कि सभ्यता का पतन होने का कारण क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो बाढ़ आया इस कारण से, कुछ लोग कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि आर्य लोग जो है उन्होंने आक्रमण किया, इस कारण जो है क्या हुआ, इस सभ्यता का पतन हो गया। और कुछ लोगों का कहना है कि जो है ये पर्यावरण को के कारण जो है महामारियां फैली, ये जो महामारियां है उस कारण जो है लोग क्या हो गए, लोग खत्म हो गए, लोग सब चले गए, तो इस कारण क्या हुआ, इस सभ्यता का अंत हो गया। तो यानी सबका जो है अलग अलग स्टेटमेंट है, इसलिए इसका कोई एक साक्ष्य नहीं है कि इसकी पतन हुआ कैसे, एक कोई स्पष्ट रीजन नहीं पता है किसी को नहीं, इसलिए सब क्या अपने अनुमान के अनुसार बता रहे हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्या है। तो पहला माना जा रहा है बाढ़, क्या है, तो पानी की जो बाढ़ है वो माना जा रहा है इसके पतन का पहला कारण। पहला कारण क्या माना जा रहा है, पहला कारण है जो बाढ़ माना जा रहा है। ये कौन बोल रहे हैं, तो एम आर साहनी एक जीवाश्म विज्ञानी है। जीवाश्म यानी जीवाश्म के बारे में जो है प्राकृतिक जो है, जीवाश्म करने का अर्थ हुआ बहुत साल पहले जो है प्राकृतिक चीज जो है क्या कहते हैं, जमीन के अंदर धंस जाती है, उसके अंदर
सड़ गल जाती है तो वही जो है जीवाश्म कहलाती है। उसी के जो है बारे में अध्ययन करने वाले जो है वैज्ञानिक है। तो ये क्या है, जीवाश्म वैज्ञानिक है जिन्होंने हड़प्पा संस्कृति के पतन के बारे में एक परिकल्पना की, यानी एक अनुमान लगाया, एक अनुमान का सुझाव दिया, एक अनुमान लगाया कि इसके पतन का एक कारण हो सकता है। कौन सा कारण? तो कारण बताया बाढ़ की, पानी का बाढ़। इस परिकल्पना में उन्होंने वर्तमान बाढ़ के स्तर से कहीं अधिक ऊंचाई पर मीठे पानी के घोल युक्त जलोढ़ की उपस्थिति के साक्ष्य प्रस्तुत किए। यानी ये कह रहा है कि अभी जिस लेवल पे बाढ़ आती है उससे कई ज्यादा लेवल पे जो है, कई ज्यादा ऊंची स्तर पे जो है बाढ़ आई थी और उसके साथ जो है बाढ़ अपने साथ जो है बहुत ज्यादा जो है जलोढ़ मिट्टियां लेकर आई थी, जिस कारण क्या हो गई, ये सभ्यता जो है पूरी तरह से ठप हो गई, पूरी तरह से तहस नहस हो गई। ये कहना है इसका। बाढ़ का कारण क्या था? क्या? तो बाढ़ का कारण क्या था, इसका कोई स्पष्ट स्पष्टीकरण नहीं था। यानी इसका ये भी स्पष्ट नहीं है कि बाढ़ आया किस लिए था, किस लिए आया था, ये भी कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। और क्या, तो उनकी परिकल्पना के बाद कई अन्य जीवाश्म वैज्ञानिक ने क्या किया, अलग अलग धारणाएं बनाई। यानी उसके बाद जो है कई वैज्ञानिक और आए जिन्होंने अलग अलग स्टेटमेंट दिए कि ये कारण हो सकते। कुछ लोगों का कहना है इसमें क्या है, तो प्लेट क्या है, तो ये जो टेक्टोनिक जो प्लेट है, यानी जिसके कारण जो है भूकंप आती है, तो वही कुछ लोगों का कहना है कि जो क्या है, टेक्टोनिक प्लेट की संभावना जिससे भूकंप उत्पन्न हुआ और भूकंप के कारण क्या हो गया, ये जो सभ्यता है ये समाप्त हो गई। लेकिन इस सिद्धांत या विभिन्न शोधकर्ताओं ने अन्य सिद्धांतों का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं था। यानी ये स्पष्ट हो सके कि ये कारण क्या था, कोई एक प्रमाण नहीं था, कोई भी प्रमाण नहीं था कि इसका पतन के कौन सा कारण, मुख्य कारण क्या हो सकता है, इसका कोई स्पष्ट प्रमाण था ही नहीं। इसलिए जो है क्या, सब जो है अनुमान पे ही आधारित है। यानी अभी तक हम जितना पढ़े सभी क्या, सब अनुमान पे ही आधारित है। उसका कोई स्पष्ट जो है हमें पता नहीं, कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं पता। सिंधु सिंधु नदी में आने वाली जो बाढ़ है हड़प्पा संस्कृति के विलुप्त होने का एक मुख्य कारण हो सकती है। बार बार आने वाली बाढ़ के कारण हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है, लोगों का बड़े पैमाने पर दूसरे क्षेत्र में पलायन हुआ। ये मानना है कि बार बार जो है बाढ़ आते रहा, जिससे क्या हुआ, लोग जो है इस क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में चले गए। इस कारण क्या हो गई, इस सभ्यता का अंत हो गया, कुछ लोगों का मानना है। सब लोग अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं। कुछ लोगों का मानना यह है कि बाढ़ के कारण, कुछ लोग कह रहे हैं कि नदी जो है सिंधु नदी, उन्होंने अपना मार्ग ही परिवर्तन कर लिया उसने, इस कारण क्या हुआ, पानी गया ही नहीं, तो इसलिए लोग क्या, पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। कुछ लोगों का कहना है कि संसाधन की कमी हो गई, भोजन की कमी हो गई, इसलिए भोजन की तलाश में भटकने लगे, इस कारण क्या हुआ, अंत हो गई इस सभ्यता की। और कुछ लोगों का कहना है, यानी सब अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं। देखिए अगला स्टेटमेंट क्या है, तो अगला है सिंधु नदी का मार्ग परिवर्तन। सिंधु नदी क्या है, उसका जो है मार्ग परिवर्तन हो गया, जिस कारण क्या हो गया, इस सभ्यता का अंत हो गया, ये लोगों का कहना है। जीवाश्म वैज्ञानिकों ने इस बात के बहुत से प्रमाण मिले हैं कि सिंधु नदी के इतिहास में कई बार अपना गौर क्या मार्ग बदला। यानी कई लोगों के जो है, कई जो वैज्ञानिक है, इसके बाद से क्या, इसकी बातों से ये पता चल रहा है कि ये जो सिंधु नदी है उसने कई बार जो है अपने रास्ते जो है बदल लिया, अपना मार्ग जो है बदल लिया था। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की राजधानी जो है, मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पा सभ्यता की राजधानी में पानी आय का मुख्य स्रोत क्या था, पानी आने का वहां पे मुख्य स्रोत जो है मोहनजोदड़ो में आने का सिंधु नदी था। और सिंधु नदी जो है मार्ग परिवर्तन कर ले, तो बताइए, जिस नदी से एक गांव है, ये गांव है, यहाँ पे जा रहा है इस नदी से पानी, ये नदी जो है यहाँ जा ही ना, इधर जाए ही ना, और इधर जो है बीच से ही अगर मार्ग अगर बदल ले तो क्या इसको पानी मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो पानी की तलाश में ये भटकने लगे। इस कारण क्या हो गए, लोग यहाँ से चल दिए तो ये खाली हो गया, इस कारण क्या हो गया, इस जो है सभ्यता, इस सभ्यता का अंत हो गया। ये कुछ लोगों का मानना है कि जब सिंधु नदी ने मोहनजोदड़ो से अपना मार्ग बदला तो पानी की कमी हो गई, इस हद तक कि शहर के लोग जो है, उन लोगों को जीवित रहने के लिए अपनी राजधानी से दूसरे स्थान पर पलायन करना पड़ा। कृषि के लिए पानी आवश्यक है, यही कारण था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग
कृषि के लिए उपयुक्त स्थानों पर पलायन करते थे। यानी लोगों का कहना है कि ये जो क्या कृषि के लिए, सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता है, और पानी है ही नहीं तो कृषि होगा कैसे। इसलिए कृषि खेती करने के लिए जो है वो पानी की तलाश में निकल दिए, ताकि क्या हो गया, जिससे वो स्थान खाली हो गया, इससे क्या हो गया, उस सभ्यता का अंत हो गया, हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। इस परिवर्तन के कारण क्षेत्र में सूखा पड़ा। हालांकि सिंधु नदी के मार्ग में परिवर्तन हड़प्पा संस्कृति के पतन का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि अन्य प्रमुख शहर इस परिवर्तन से प्रभावित नहीं हुए। यानी ये जो है स्पष्ट नहीं है कि हड़प्पा से ये जो है मोहनजोदड़ो जो है किस कारण पतन हुआ, ये नदी सिंधु नदी के मार्ग परिवर्तन से पतन हुआ, ये स्पष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए जो है क्या हुआ, नदी मार्ग परिवर्तन हुआ तो इससे और भी नगरों को तो प्रभावित चाहिए, उसको भी तो प्रभाव पड़ना चाहिए, लेकिन उस सब पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इफेक्ट पड़ा तो किस पे, मोहनजोदड़ो पे। इसलिए जो है क्या, इसको जो है स्पष्ट तरह से नहीं माना जा सकता कि ये जो है रीजन क्या है, सिंधु नदी के मार्ग परिवर्तन से जो है क्या हुआ, इस सभ्यता का अंत हुआ, ये स्पष्ट रीजन नहीं हो सकता। ये सिर्फ अनुमान पे है। इससे अभी तक जितने देखे सभी क्या, सभी जो है अनुमान पे ही देखे। अगला क्या है, तो अगला मानना है प्लेग। प्लेग एक महामारी है, उसके बारे में कुछ लोगों का मानना है कि प्लेग के कारण क्या हुआ, लोग जो है चले गए इस धरती से, इससे क्या हुआ, समाप्त हो गई सभ्यता। मानव विज्ञानी डॉक्टर ग्वेन रॉबिन्स सुग के शोधन से पता चला कि कुष्ठ रोग जो है, कुष्ठ रोग यानी कोड, चलिए, ये जो कुष्ठ रोग है उससे क्या है, सभ्यता के विकास काल के दौरान उभरा। ये जो जिस समय ये सभ्यता जो है विकास हुआ इस सभ्यता का, उसी समय जो है ये कुष्ठ रोग उभरा। ये किसका मानना है, ये मानना है डॉक्टर रॉबिन सुग का। और समय के साथ इसका प्रभाव बढ़ता गया इस रोग का। पुरातत्वविदों ने को मोहनजोदड़ो में मुख्य सड़क पर कई लोगों के कंकाल मिले जिनकी हड्डियों पर कुष्ठ रोग के सबूत मिले। यानी पुरातत्वविदों को कई जो है वहाँ पे जो हड़प्पा सभ्यता की जो नगर है वहाँ पे हड्डियों के साक्ष्य मिले, जिससे ये पता चलता है कि उनकी हड्डियों में क्या थी, कुष्ठ रोग थी। इसके जरिए हम कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में प्लेग के प्रकोप के सबूत थे। यानी इसके आधार पे हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है कुष्ठ रोग का प्रकोप था, यानी प्लेग का जो है प्रकोप था वहाँ पे। शोध से यह पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के उत्तरार्ध में संक्रमण के रोग उभरे थे। यानी इससे क्या पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो है क्या था, तो हड़प्पा सभ्यता के उत्तरार्ध में यानी जब वो विकसित हुआ था उस समय क्या था, उस समय जो है कुष्ठ रोग उभरा था। ये थोड़ा बहुत जो है इससे स्पष्ट हो रहा है किसे, तो जो साक्ष्य मिला है हड्डियों का उससे, जिसके बारे में कई शोधनकर्ताओं का मानना है कि इसके कारण धनी आबादी वाले क्षेत्र में से लोग ग्रामीण क्षेत्रों की ओर बड़े पैमाने पे पलायन हुए। यानी जो है क्या कि ये लोग शहर में ज़्यादा लोग रहते हैं, शहर में, तो शहर में ज़्यादा लोग रहते हैं तो ये जो संक्रमण है, तो संक्रमण अगर बताइए तो संक्रमण लोगों से फैलता है, इसलिए क्या होगा, तो लोग वहां जाना पसंद करेंगे जहाँ पे लोगों की जो संख्या है वो कम हो, ताकि एक दूसरे के संपर्क में ना आए, इससे महामारी जो है फैले ना। इसलिए क्या किए लोग जो है शहर के इलाके से गांव के इलाके में शिफ्ट होना चालू कर दिए। इससे क्या हो गया, वो जो शहर है वो पूरी तरह से ठप हो गई, यानी अंत हो गया उस सभ्यता का। ये लोगों का मानना है। चलिए अगला क्या है, तो अगला जो है कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इसका एक कारण हो सकता है कि विदेशी आक्रमण, यानी बाह्य जो आक्रमण हुआ उससे भी क्या हो सकता है, उससे भी जो है ये हो सकता है कि ये जो इस सभ्यता का अंत हुआ होगा। कुछ लोगों का ये भी मानना है। आइए देखते हैं इसको भी, ये जो शोध करता है उसके बारे में भी देखते हैं कि ये कैसे अनुमान लगा रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता में क्या हुआ था, विदेशी आक्रमण के कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ था। ये कैसे अनुमान कैसे लगा रहे हैं ये भी देख लेते हैं। तो शोधकर्ता जो है सर जो है, नाम क्या है, सर मोर्टिमर जो है, सर मोर्टिमर व्हीलर ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया कि आर्यों का आक्रमण हड़प्पा संस्कृति के पतन का कारण था। क्यों क्यों कारण था, इसका मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है उसका मुख्य कारण क्या था, उसका मुख्य कारण था कि ये जो है ये जो आक्रमण है, ये विदेशी जो आक्रमण है, वो आर्य जो लोग हैं उन्होंने जो आक्रमण किया था
वही जो है इसके पतन का मेन कारण है, इसका मानना है। क्यों इसका मानना है, उसकी रीजन क्या है, तो इसलिए मानते हैं क्योंकि मोहनजोदड़ो में नरसंहार और बिना दफन कंकाल के पुरातत्व साक्ष्य बिखरे हुए हैं। यानी वहां पे जो है नरसंहार, यानी लोगों की अंधाधुंध जो है कत्ल किया गया, इस प्रकार से कंकाल बिखरे हुए, ऐसे जैसे कि मानो कोई युद्ध हुआ हो और वहां पे जो नरसंहार अंधाधुंध जो लड़ाई होती है, अंधाधुंध जो लोगों का कत्ल किया जाता है, उस प्रकार से हड्डियां मिली है, कंकालों मिले हैं। इसलिए क्या उसे अनुमान लगता है। इस कंकालों पर 100 परीक्षण किए जाने के बाद पता चला, यानी इस कंकालों के परीक्षण करने के बाद पता चला कि यहाँ पे क्या है कि उनकी मृत्यु जो है वस्तुओं या शायद हथियारों के कारण हुई थी। इसके कारण तो नुकीली वस्तुएं है उसके या फिर नुकीली औजारों के द्वारा जो उनकी हत्या हुई थी, उनकी जो हत्या हुई थी। उस समय आर्य को हथियारों का उपयोग करना आता था, लेकिन हड़प्पा के लोगों को हथियार के ज्ञान का कोई सबूत नहीं था। हड़प्पा के लोगों को जो है ज्ञान क्या, ये जो हथियार का ज्ञान का कोई सबूत नहीं हमें मिला है। लेकिन ये था कि जो है आर्य लोग हैं उनको क्या था, शास्त्र के ये जो है हथियारों के बारे में उनको पता था। आक्रमण के दौरान यह हड़प्पा के लोगों का एक तरफा नरसंहार हो सकता है। क्यों, क्योंकि एक तरफा नरसंहार इसलिए हो सकता है क्योंकि हड़प्पा के लोगों को औजार के बारे में, हथियार के बारे में उनको पता ही नहीं था, और आर्य के लोगों के बारे में, आर्य लोगों के बारे में क्या था, उनको पता था कि हथियार का कैसे यूज किया जाता है, हथियार होता क्या है, सब कुछ उन्हें पता था। इसलिए जिसके पास हथियार है वो क्या कर दिया, जिसके पास हथियार नहीं है उसका संहार कर दिया। यानी एक तरफा जो है नरसंहार हुआ। आर्यों द्वारा समृद्ध और उपजाऊ भूमि पर पहुंचने पर किया गया था। आर्य लोग क्या किए थे, आर्य लोग जो है उपजाऊ भूमि था। एक रीजन ये भी है कि आक्रमण किस लिए किया, तो आक्रमण करने का एक रीजन माना जाता है कि हड़प्पा जो है वो क्या थी, उपजाऊ भूमि थी। हड़प्पा सभ्यता जिस जहाँ पे विकसित हुई थी वो स्थान क्या था, उपजाऊ भूमि था। इसलिए उस भूमि को प्राप्त करने के लिए आर्यों ने आक्रमण कर दिया, ये लोगों का मानना है। ये भी कारण हो सकता है। हड़प्पा सभ्यता भारतीय प्रायद्वीप का प्रवेश द्वार था। ये भी है कि हड़प्पा सभ्यता जो है भारतीय जो प्रायद्वीप है उसका मेन द्वार था, इसलिए उस पर आक्रमण कर सकता है, ये भी रीजन हो सकता है। लेकिन इसके लोग आर्यों के डर से इस क्षेत्र का पलायन कर गए होंगे। हड़प्पा संस्कृति धीरे धीरे गुमनामी में चली गई क्योंकि आर्यों ने हड़प्पा सभ्यता को अपने द्वारा चलाई गई नई संस्कृति में बदल दिया। यानी ये जो है क्या कर रहा है कि धीरे धीरे जो हड़प्पा सभ्यता जो है गुमनामी में चली गई। आर्य लोग जो आए उन्होंने अपनी एक संस्कृति विकसित की जिसे वैदिक सभ्यता कहा गया। क्या, तो वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति कहा गया, तो इसका उपयोग किया गया। इसलिए क्या हो गया, हड़प्पा संस्कृति जो है वो गुमनामी में चला गया, वो खत्म हो गया, पूरी तरह से ठप हो गया, चौपट हो गया। ग्रामीण और वनवासी लोग के बीच संघर्ष के कारण हुआ था। हड़प्पा संस्कृति के जिन क्षेत्रों पर आर्यों ने आक्रमण किया था यह संभव किस लिए हुआ था, ग्रामीण और वनवासी लोगों के बीच संघर्ष के कारण हुआ था, ये अनुमान है। चलिए अगला देखते हैं, प्राकृतिक आपदाएं। कुछ लोगों का मानना है कि ये जो प्राकृतिक आपदा है उस कारण भी क्या हो सकता है, हड़प्पा सभ्यता का अंत हो सकता है, वही कारण हो सकते हैं इसके। तो पहले देखते हैं ये जो प्राकृतिक कारण आपदाएं क्या थे। तो शोधकर्ता जिम जिम सेफर जो है वो कहते हैं, ये जो शोधकर्ता जिम सेफर है वो कहते हैं, जी सेफर जो है क्या कहते हैं, प्राकृतिक आपदाओं की एक सूची प्रस्तुत की जो हड़प्पा सभ्यता के दौरान हो सकती थी। यानी ये बोल रहे हैं कि जो है प्राकृतिक आपदाओं की एक सूची इन्होंने प्रस्तुत किया जो कि क्या, जो कारण हो सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता का अंत का कारण हो सकता है और उसके विनाश का कारण बन सकती थी। सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में से एक जो हो सकती थी वह क्या है, भूकंप। यानी सबसे जो है आपदाओं में सबसे बड़ी जो कारण क्या हो सकता था, भूकंप। भूकंप हो सकता था क्योंकि हड़प्पा सभ्यता ऐसे क्षेत्र में स्थित था जो भूकंप के लिए प्रणव थी। अब क्या, क्यों कहा जा रहा, क्योंकि ये जो है नदी के किनारे जो है, सिंधु नदी के किनारे स्थित थी, तो नदी में जो है क्या,
तो नदी के कारण स्थिति इसलिए, अगर नदी में मिट्टी का कटाव हुआ तो उससे क्या होगा, मिट्टी का कटाव हुआ उससे धरती जो है उस तरह के एरिया जो है हिलेगा, जिससे यानी भूकंप भी आ सकता है। तो इसलिए क्या था, तो भूकंप को भी इसके कारण में लिया जाता है कि ये भी क्या हो सकता है, भूकंप भी हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण बन सकता है, ये भी हो सकता था। अन्य शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया कि क्षेत्र पा क्षेत्र के पास टेक्टोनिक प्लेट की हलचल संभावित रूप से विनाशकारी भूकंप का कारण बनी, जिससे क्षेत्र में बड़ी बाढ़ आ सकती थी। यानी बाढ़ को भी जो है इसमें माना गया, ये भी क्या प्राकृतिक आपदा ही है। नतीजतन इस क्षेत्र के कई लोग जो है इन प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए इस क्षेत्र से दूर चले गए। भूकंप हड़प्पा संस्कृति के पतन के मुख्य कारण के रूप में माना जाता है। यानी हड़प्पा संस्कृति के जो है पतन का मुख्य कारण किसे माना जाता है, तो भूकंप को ही देखा जाता है इसमें। चलिए, तो इससे निष्कर्ष क्या निकला, तो निष्कर्ष इससे यही निकला कि जो है जीवाश्म विज्ञानियों और शोधकर्ता द्वारा कई सिद्धांत प्रस्तुत किए गए जो हड़प्पा संस्कृति और हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए अलग अलग व्याख्याएं प्रस्तुत करती है। लेकिन सभी सिद्धांतों में एक बात समान है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कोई एक बड़ा कारण नहीं था। इससे क्या पता चलता है, अभी तक जितने हम अनुमान देखे सभी से क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक कोई ठोस सबूत जो है, ठोस कारण जो है हमें पता नहीं चल पाया। कोई एक ठोस सबूत जो है नहीं पता चल पाया कि हाँ बाढ़ कारण हो सकता है, कि हाँ भूकंप कारण हो सकता है, ये एक प्रमाण नहीं मिल पाया, ये स्पष्ट नहीं हो पाया। बल्कि हड़प्पा संस्कृति के पतन के कई कारणों से अपनी भूमिका निभा रही है। चलिए, तो देख आज हम क्या देखे, आज हम देखे थे कि जितने भी लघु उत्तरीय यानी दीर्घ उत्तरीय जितने भी प्रश्न हैं वो कैसे पूछे कैसे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, और पूछा कैसे कैसे गया था, इसको हम देखे। ऐसे ही प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इससे अलग नहीं पूछे जाएगा, ये आप क्या इतना विश्वास रखिए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो बच्चे 2026 के लिए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसको कुछ हेल्पफुल हो। इसलिए क्या कीजिए, और एक रिक्वेस्ट है कि ईमानदारी पूर्वक अगर पढ़ रहे हैं तो ईमानदारी पूर्वक पढ़िए, और नहीं तो पढ़ाई छोड़ दो। बिना पढ़कर भी क्या अपनी जो है देश की जो है जीडीपी में योगदान दो, घर की जीडीपी में योगदान दो। अगर पढ़ने का मन नहीं है तब, अगर पढ़ने का मन है तो ईमानदारी पूर्वक पढ़ो, और नहीं तो गांव के ये जो घर है उसके जीडीपी में योगदान दो, ये जो देश है उसके जीडीपी में योगदान दो। देश जो है वैसे भी गरीबी में जा रहा है, इसलिए क्या करो, योगदान दो, और नहीं तो अच्छे से ईमानदारी से पढ़िए। धन्यवाद।